इस धानी धरती को देखकर किसी को नहीं लगेगा कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ चारों तरफ बाढ़ का कहर टूटा हुआ था। अब यहाँ भले ही पानी उतर गया है, चारों तरफ बाढ़ की मार के निशान दिखते हैं। किसी भी गांव में जाने पर मिट्टी के ढहे हुए घरों के ऊपर पानी बहाती आंखें लिए महिलाएं दिखती हैं। काम न होने का रोना रोते गांव वालों के हुजूम मिलते हैं। 2 बार बाढ़ में फसलें बर्बाद कर चुके अब बीज खाद के लिए भी पैसे न होने से चिंतित किसानों के चेहरों पर दर्द की लकीरें और गहरी हो गई हैं। वो बोले थे आप घर को बांध के दे देंगे हम प्लाट करके, तो अभी तक कुछ भी नहीं है। आप घर बांधने की तो मदद नहीं मिली, लेकिन खाने को 5-5 हज़ार मिला। इस हरियाली के बीच भी चारों तरफ उजाड़ मकान नजर आते हैं। उखड़े हुए पेड़, जहां तहां फंसी हुई झाड़ियां हैं और ढहे मकानों की मिट्टी को खोदकर उसमें जा दबी अपनी गृहस्थी के अवशेषों को निकालने के लिए आतुर लोग हैं। सच तो यह है कि गांवों में इस वक्त उन लोगों के सामने बड़ी समस्या यही है कि वे सिर कहां छुपाएंगे। बाढ़ का पानी उतर गया तो सरकार ने भी राहत शिविरों को बंद कर दिया। उनके पास न अनाज है, न पैसे, न सिर छुपाने की जगह। वे अपने ही गांव के अन्य लोगों के घरों में डेरा जमाए हुए हैं। भर महीना बीता लेकिन सरकारी इमदाद आने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा अगर सरकार पर टूट पड़े तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। तिकडे गेलो, मग पडायला गेलो, आम्ही पाटलाच्या घरी राहिलो। मग पाटलाच्या घरी राहून मग म्हणे लोक म्हणे आता म्हणे धरणाचं पाणी सुटलं म्हणे, चला म्हणे आता तिकडे म्हणे। मग घरी गेलो आम्ही, नाही तर गावाच्या घरून गेलतो बाहेर, पाटलाच्या घरी होतो आम्ही 2 दिवस मुक्कामी। विवेक अग्रवाल, यवतमाल, जनमत। महाराष्ट्र के सतारा, सांगली, यवतमाल जैसे इलाकों में पिछले महीने आई बाढ़ ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। यवतमाल इलाके में ही सैकड़ों हेक्टेयर जमीनों पर उगी फसल को पानी ने लील लिया था। अब जबकि वहां पानी नहीं है, चारों तरफ हरियाली दिख रही है, लेकिन किसानों के टूटे घरों और निराश मन में बाढ़ की मार के निशान अभी भी दिखाई देते हैं। बहुत ही नुकसान हो गया है गाँव का और खेती का। यहाँ करीबन 300 हेक्टेयर खेती है, पूरी खेती बर्बाद हो गई। महीना हो गया, खेती का सर्वे किया था, उनका कोई काश्तकार को कुछ मिला नहीं। ये दूसरी बार है। वो पहली बार हमने पेरनी चली गई थी, हमारी फसल चली गई थी, बाद में और बोया उसको और अच्छा किया, बाद में और ये बाहर से चली गई। 2 बार हो गई। यवतमाल के ग्रामीण इलाकों में किसानों तक भले ही समय पर बचाव के लिए सरकारी मशीनरी पहुंच गई थी, लेकिन अब वे बुरी तरह सरकारी बेरुखी पर हैरान हैं। उनको कहा गया था कि पानी में ढहे मकानों को बनाने का काम जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं कोई उम्मीद अब नजर नहीं आ रही है। मकान गिरने पर प्रति व्यक्ति 1000 रुपए के हिसाब से नुकसान भरपाई की गई है। इस पर भी तुर्रा यह कि सरकार ने प्रति परिवार 5000 रुपए से अधिक की राशि नहीं दी है। यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। बाढ़ अक्सर कोई जो पुसद, महागा, उमरखेड़ ये जो परिसर है इधर बहुत ज़्यादा है। बाद में इधर वणी, मारेगा ये भाग में है। और अचानक इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आ गई कि पूरी प्रशासकीय यंत्रणा जो है उसको हल करने के लिए काम में नहीं आई। जो मदद दी जा रही है वो थोड़ी सी कम ही है, जितने चाहिए वो प्रमाण में वो नहीं है। हालात तो यह हो चुके हैं कि लोगों के मन में एक किस्म की निराशा सी घर कर गई है। वे यह मानकर चल रहे हैं कि उनके लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा। वे हर बात के लिए सरकार को ही दोषी ठहराते हैं और सरकारी मशीनरी है कि अपनी ओर से सभी काम पूरा करने का दावा करते नहीं थकती है। विवेक अग्रवाल, यवतमाल, जनमत। किसानों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित 25,000 रुपए प्रति एकड़ के नुकसान भरपाई के मामले में भी काफी गुस्सा फैला हुआ है। वे कहते हैं कि जिस तरह से अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन के मालिकों को ही यह मुआवजा मिलेगा वह यहाँ के लिए सही नहीं है,
क्योंकि इस इलाके में आमतौर पर किसानों के पास 4 हेक्टेयर जमीन होती ही है। इसे भी बढ़ाना चाहिए। कुछ तो जो मदद देनी है उसके स्थायी आदेश ही है, वो तत्काल हम उसमें ट्रेजरी से पैसे निकालकर उनको बाढ़ग्रस्तों को देते हैं और बाकी भी कुछ मदद गव्हर्नमेंट डिक्लेअर कर ही रही है। किती रक्कम मिळाली तुम्हाला सरकारमधून? 5,000 आणि आणखीन घरे बांधण्यासाठी अजून मिळाली नाही व काहीच। तर तुम्ही काय करतात? हे मजुरीच, शेती नाही आहे? नाही शेती नाही। जो सानुग्रह अनुदान है प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये, जिनके घरों का सामान का नुकसान हुआ है, घर का नुकसान हुआ है, इस माध्यम से हमने करीब 4 करोड़ रुपए अभी तक जो बाढ़ग्रस्त हैं उन लोगों को बांटे हुए हैं। और बाकी भी हमारी योजना है, जो गांव बार बार इससे बाधित होते हैं उनका कायम स्वरूपी परमानेंटली उनका पुनर्वास की जाए, ये भी योजना हम तैयार कर रहे हैं। ऐसे करीब 40 गांव हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको पुनर्वास करना हम जरूरी समझते हैं। किसानों को दी जा रही सुविधाओं और राहत के बारे में न केवल प्रशासन बल्कि राजनेता भी अपने अपने तर्क पेश करते हैं। प्रशासन जहां कहता है कि सभी तक राहत और सहायता पहुंचाई जा रही है, वहीं स्थानीय नेताओं का कहना है कि इस सिलसिले में काम अभी भी जारी है और किसी को भी राहत या सहायता से वंचित नहीं रखा जाएगा। किसानों का कहना है कि वे इस हालत में आ पहुंचे हैं कि खुद के बूते कुछ भी नहीं कर सकते। उनको अगर सरकार से मदद नहीं मिलती है तो वे कभी भी खुद के पांव पर खड़े नहीं हो पाएंगे और ऊपर से बैंकों द्वारा भी फिर से उनको कर्ज मिलना संभव नहीं है, क्योंकि 2 बार लिए कर्ज को चुकाना उनके लिए संभव नहीं रहा है। विवेक अग्रवाल, यवतमाल, जनमत। यवतमाल के इस समृद्ध इलाके में कल तक तो करोड़ों रुपए की फसलें होती थीं, लेकिन आज यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। लगता है किसी दैत्य ने 13,500 वर्ग किलोमीटर इलाके में उत्पात मचाया हो। यहाँ के कुल 1,837 गांवों में से 1,100 गांवों पर बाढ़ की भयानक मार पड़ी थी। इसके कारण कुल 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बता दें कि पूरे देश में गरीबी की रेखा से नीचे वाले सबसे अधिक 4 लाख लोग इसी एक जिले में हैं। अगस्त 2006 की बाढ़ में ही कुल 15 लोगों की मौत होने की बात सरकारी आंकड़े कहते हैं। कुल 500 मवेशियों के मरने का आंकड़ा भी काफी कम नजर आता है। इस बाढ़ से कुल 28,000 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। सरकारी मशीनरी दावा करती है कि अब तक बाढ़ के मामले में राहत के लिए कुल 4 करोड़ रुपए सानुग्रह राशि बांटी जा चुकी है। हर मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए और प्रभावित परिवार को प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए, अधिकतम 5,000 रुपए दिए गए हैं। सरकारी दावा है कि कुल 15 गांव ऐसे थे जो पूरी तरह पानी से घिरकर द्वीप सरीखी स्थिति में आ गए थे। प्रशासन के आंकड़ों पर गौर करें तो अब कुल 40 गांवों का पूरी तरह से विस्थापन होगा, लेकिन गांव वाले हैं कि अपने गांवों से तभी जाना चाहते हैं जब सरकार पूरी तरह गांव बसाकर सभी सुविधाएं मुहैया करवाए। यह बताया गया है कि कुल 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें फसलों का 40 करोड़, सिंचाई साधनों का 15 करोड़, सड़कों का 20, जल योजनाओं का 2.5, ऊर्जा उपकरणों का 10 करोड़ और सरकारी इमारतों का 3 करोड़ रुपए शामिल है। यह बात और है कि जो नुकसान दिखाई देता है वह सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है। विवेक अग्रवाल, यवतमाल, जनमत। एक तरफ जहां महाराष्ट्र का कपास उत्पादक इलाका यवतमाल किसानों की आत्महत्याओं से उबर नहीं पा रहा है, दूसरी तरफ जहां बाढ़ ने भारी विभीषिका फैला रखी है, अब यहाँ पीली धारियों वाले काले मच्छरों ने, जिसे गांव वाले बाघ मच्छर कहते हैं, खासा आतंक मचा रखा है। इस मच्छर के काटने से तमाम गांवों में 60 से 75% लोग बीमार पड़े हुए हैं। तेज बुखार, जोड़ों में तीखा दर्द, पसीने छूटने के कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसी आफत उन पर आ पड़ी है। कल बोटं गिटं दुखत आहे, हातपाय कडकड चावत आहे, ताप आहे, त्रास होते। जेवण केलं की मळकी सुटते, जेवू वाटत नाही, उलट्या करा वाटते,
हे डोकं दुखते, मानेच्या शिरा दुखते, हे पाय कसा चाल देत नाही. पराठमध्ये गेलतो आणि 3 वेळ सरकारीमध्ये गेलतो. गोळ्या चालू आहे सरकारी दवाखान्यातल्या. काहीच नाही, बसलंच नाही. त्या औषधी उलट्याच झाल्या. चिकुनगुनिया का शिकार होने के बाद अब भले ही गांवों के लोग काम करने के लिए खेतों की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको कमजोरी व दर्द की शिकायत बनी हुई है. ठीक होने के बावजूद शारीरिक शक्ति ही नहीं, इच्छा शक्ति के अभाव की बात भी कुछ लोग कहते हैं. उनका कहना है कि इस बीमारी ने उनको तोड़कर रख दिया है. सरकारी में क्यों नहीं गए आप लोग? एक दिवस गेली होती, 1:30 पासून 4 वाजेपर्यंत बसून ठेवलं. मग संध्याकाळची गेली, एक इंजेक्शन भेटलं, डबल गेलंच नाही. काय ओळखत नाही, घेत नाही. दवाई लेने से फायदा हो रहा है? काय फायदा, काही नाही. इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग बीमार होते हैं तो जो नियमित सेवा देने की जो हमारी मशीनरी है उस पर प्रेशर आता ही है. फिर भी हमने जगह जगह कैंप लिए हैं. विवेक अग्रवाल, यवतमाल जनमत. यवतमाल के ग्रामीण इलाकों में अब हालात ये हैं कि खेतों में काम करने के लिए मजदूर तक नहीं मिल रहे और हल चलाने व गुड़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. एक तरफ पीड़ित लोग हैरान हैं कि उनको सरकार से पर्याप्त मात्रा में दवाएं नहीं मिल रही हैं. उनको प्राइवेट डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, जिसमें खासा खर्च करना पड़ता है. और यह शिकायत भी आम है कि सरकारी दवाओं का असर नहीं हो रहा है. गोळ्या दिलते 2-3. अच्छा, बाकी काही दिलं नाही. औषधी आप सरकारी अस्पताल में जो दवाई ली है उससे कोई फायदा हो रहा है आपको? नाही, काहीच फायदा नाही त्यानं. गेलो, इंजेक्शन गोळ्या घेतलं, त्यापासून थोडं कमी वाटलं, पण अजून डबल झालं. मग काल आर्नीला गेलो, डॉक्टरला बघतोय, दवाखान्यातून गोळ्या इंजेक्शन दिलं. अशा तोंडाची अशी चटणीसारखी आग होती. फुटकडे येऊन खांडू किंवा असे खवंड पडले. एक गांव में 90% लोग अफेक्टेड बाय चिकनगुनिया वायरल. ये वायरल कायमे से फैल रहा. मच्छर तो बताया जाता है, ठीक है, मच्छर इट्स अ कैरियर, लेकिन ये बेसिक क्या है? जो गति से चिकनगुनिया बढ़ रहा और लोग अफेक्ट हो रहे, उन लोगों तक ना हॉस्पिटल वाले, ना डॉक्टर्स, ना मेडिकल ऑफिसर्स, ना कोई पहुंच ही नहीं पा रहा. महाराष्ट्र में चिकुनगुनिया का प्रसार होता ही जा रहा है, जिसके कारण सरकार के लिए भी लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. यह कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण इलाकों में दवाओं की आपूर्ति होती रहे, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि बीमारों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है. विवेक अग्रवाल, यवतमाल जनमत. चिकुनगुनिया के मरीजों में जहां असंतोष बढ़ता जा रहा है, वहीं सरकारी डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं कि इसका इलाज इतना ही है कि बुखार और दर्द की गोलियां दी जाएं. यह 3 से 5 दिनों में खत्म हो जाता है. इससे किसी की मौत भी नहीं हो सकती. दूसरी तरफ होम्योपैथी के डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास चिकुनगुनिया का सफल इलाज है. होम्योपैथिक में बेस्ट है मेडिसिन से. एक रस्टॉक्स करके है मेडिसिन, यूबिटेरियम परफेलियम है. और ज़्यादा अगर बुखार चढ़ गया 1 से 4, 1 से 3, तो बैप्टिसिया भी दे सकते. इसका जो पीरियड है 3 दिन 4 दिन, वो तो लगने वाली है. तो 4 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है. सारे अस्पतालों में इसके बारे में विशेष व्यवस्था की गई थी. जैसे किसी अस्पताल के अंदर एक अलग से टीम बनाई गई, वहाँ पर एडिशनल वार्ड किए गए, और शासन ने उसी वजह से कि ये परिस्थिति में किसी भी तरीके की दवाई कम ना गिरे, इसके लिए पूरी कोशिश की गई. जितने भी मरीज़ थे उनको लक्षण के हिसाब से जो एलोपैथी दवाई दी गई है, उससे उनकी तकलीफ़ें काफ़ी कम हुई हैं.
चिकुनगुनिया का सवाल तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने भी मुंह बाए खड़ा है और वे यही कह रहे हैं कि सबका इलाज करवाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन जितनी तेजी से यह फैल रहा है प्रशासन उतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है। प्राइवेट डॉक्टर्स पे जाने के बजाय और इतनी महंगी दवाई और सलाइन, इसका चिकनगुनिया में कोई उपयोग नहीं है। 50-60 रुपए की दवाई के लिए आज डॉक्टर्स अपने घर पर जो गति से चिकनगुनिया बढ़ रहा और लोग अफेक्ट हो रहे, उन लोगों तक ना हॉस्पिटल वाले, ना डॉक्टर्स, ना मेडिकल ऑफिसर्स, ना कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। डॉक्टरों का सरकारी तौर पर तो कहना यह है, पहली बात कि चिकनगुनिया से कोई मरता नहीं। दूसरी बात कि चिकनगुनिया के लिए सलाइन लगाना जो चालू है वो सलाइन की भी जरूरत नहीं है, केवल 1-2 रुपए की दवा में दुरुस्त हो सकते हैं। चिकुनगुनिया के कारण लोगों में एक तरह का भय पसरा हुआ है। कुछ लोग तो यह भी मान रहे हैं कि इससे मौत हो सकती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि चिकुनगुनिया के कारण किसी के मरने की गुंजाइश तब तक नहीं जब तक मरीज खुद कोई गड़बड़ ना करे। विवेक अग्रवाल, यवतमाल, जनमत। डॉक्टरों का कहना है कि चिकुनगुनिया से बचाव के लिए लोग अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं। वे कहते हैं कि इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि अपने आसपास मच्छरों को पनपने ही न दें। आसपास यदि पानी भरा हुआ है तो उसे खत्म करें। छतों पर भी पानी जमा न होने दें। पानी की पाइपों में भी पानी का जमा रहना खतरनाक साबित हो सकता है। घर में जमा पानी की टंकियों व कंटेनरों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। गुलदस्तों के बर्तनों में जमा पानी को हर दिन बदलें। यदि पानी को खत्म करना संभव न हो तो भी उसमें गंदगी जमा न होने दें। छोटे छोटे गड्ढों में भरे पानी में कीटनाशकों या घासलेट का छिड़काव करें। पानी भरे क्षेत्रों में नीम के तेल की कुछ बूंदें डालना भी मच्छरों को मारने में सहायक है। घरों में मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। अपने घरों में कबाड़ या ऐसा सामान जमा न रखें जिसमें मच्छर पलते या छुपते हों। घर या बाहर जमा पुराने टायरों, टिन कनस्तरों, बोतलों इत्यादि को तुरंत अलविदा कह दें। इसके वायरस को किसी भी डिसइंफेक्टेंट, गर्मी या नमी रहित करके खत्म कर सकते हैं। मच्छरों के खात्मे के लिए अपने आसपास DDT इत्यादि का छिड़काव करें। ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपका पूरा शरीर ढक जाता हो। हाथ व पांव को सदा ढके रहना जरूरी है। हो सके तो जूते मोजे भी पहने रहें। सोते समय मच्छरों को भगाने वाले कॉइल्स, स्प्रे या मलहम का इस्तेमाल जरूर करें। खिड़कियों, दरवाजों पर जालीदार कपड़ा लगाएं ताकि साफ हवा घर में आए, मच्छर नहीं। चिकुनगुनिया के मरीजों को मच्छरदानी में सावधानी से सुलाएं ताकि उसे मच्छर न काटें और ये मच्छर लोगों में इस भयानक बीमारी को न फैला सकें। नीम तेल का शरीर पर लेपन मच्छरों को दूर रखता है। नहाने के पहले भी इसे लगाना फायदेमंद साबित होता है। इस दौरान भोजन का खास ख्याल रखें। खाने में कच्ची सब्जियां और फलों की बहुतायत होनी चाहिए। केलों, चॉकलेट और दही से दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये मच्छरों को आकर्षित करते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कुछ मात्रा लेने से भी मच्छर दूर रहते हैं। अगर आपको बार बार यह बीमारी जकड़ रही है तो गेहूं से बने खाने न खाएं। शक्कर वाले पेयों और शराब का सेवन न करें। हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीने से इस बीमारी में खासा फायदा होता है। हरी चाय पीने से भी राहत मिलती है। मरीज को विटामिन C, विटामिन E देना भी फायदेमंद साबित हुआ है। और सबसे अंत में यह जरूर बता दें कि चिकुनगुनिया में ग्लूकोज या सलाइन वाटर चढ़ाने से मरीज को तो फायदा नहीं होता, इनकी कंपनियों की ही तिजोरियां भरती हैं। इससे दूर ही रहें। विवेक अग्रवाल, यवतमाल, जनमत।